गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का दो टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश के वैद्युत आवेश के गुण, क्या क्या इसके गुण हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखिए इसके तीन प्रॉपर्टी होते हैं कितने प्रॉपर्टी होते हैं? पहला, आवेशों का संरक्षण, यही है ना, या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेशों का संरक्षण, या इसको बोल सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम। पहला, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले में ना, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो एकदम एज इट इज मुंह जबानी याद होना चाहिए कि चार्ज की प्रॉपर्टी कितना होता है? 3। पहला है ना, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं तीनों को एक साथ देख लेता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड, आवेशों का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का योज्यता, ठीक है, आवेशों की का भी बोल सकते हो योज्यता। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों का योज्यता का नियम। तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लिए हैं कि आवेश बनता कैसे है, ठीक। आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आवेश के गुण क्या हैं, तभी उसको डिफरेंट प्लेस पे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो पहला क्या है? आवेशों का संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही है। इसके समान है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम किसी समान है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान है, ठीक। अब देखो, आवेश और ऊर्जा का क्या लेना देना? बिना ऊर्जा के आवेश उत्पन्न हो सकता है क्या? हाथ को रगड़ोगे तो तभी हमारा क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संरक्षण का मतलब क्या होता है कि वो जिस, मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये लकड़ी का कुछ बॉक्स है, इसके ऊपर एक मेटल है, धातु है, ठीक। इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो
धन आवेश की तरह रहेगा, उसमें किसी प्रकार के यदि हम इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, किसी वस्तु को पास नहीं लेके जा रहे हैं, किसी को दूर लेके नहीं जा रहे हैं, तो इसका जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक्चुअल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा संरक्षण, इस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। आगे और देखते हैं, इसी में माइनस भी हो सकता है, ये प्लस है, इसी तरह हमारा क्या होता है माइनस। याद करो मैं पिछले क्लास में से गोला गोला बना के 5-6 तो डायग्राम से आप लोग को समझाया था। तो पहले ही डायग्राम में क्या है, नो एक्शन, किसी भी प्रकार के कांच के रॉड को उसमें टच मैं नहीं करवाया था, डायरेक्ट एक बॉक्स बना के ऊपर में गोला बना के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स आवेश क्या है वहां पर संरक्षित है, उसको बोलते हैं क्या, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, आवेश संरक्षण का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और भी हम बहुत सारे बोल सकते हैं, है ना, संरक्षण के नियम में, जैसे कांच जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और सिल्क यानी रेशम जो होता है नेगेटिव होता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो किसी भी धातु में, ठीक है, किसी भी धातु में जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी बोलूं, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हो रहा है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या है, ऋण आवेश। इतना उस दिन भी मैं समझा चुका था, तो यहाँ पर उस तरह से आपको समझना है ना। आवेश संरक्षण का मतलब होता है उसको हम लोग संरक्षित इस तरह से देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आवेशों का क्वांटीकरण, जो हमारा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई वालों के लिए, और इसमें इसको आपको याद रखना चाहिए। इसका होता है Q इज इक्वल टू एन ई, पहले ऐसे लिखो, Q इज व्हाट, आवेश का परिमाण। क्या है ये, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब क्या समझते हो, परिमाण का मतलब है कि एक पॉइंट A है एग्जाम्पल के लिए और पॉइंट B है, ठीक है, इसकी कुल दूरी 10 किलोमीटर है। कितने हैं, 10 किलोमीटर। ठीक, तो ये क्या हुआ इसका परिमाण। ठीक है, 5 किलोग्राम का बट है, वजन है, तो 5 किलोग्राम क्या है उसका परिमाण। ठीक, परिमाण, परिमाप नहीं, परिमाण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप लोग कहाँ पढ़े हो, सदिश और अदिश राशि में। सदिश राशि वह है जिस पर केवल क्या होता है, परिमाण होगा, वह क्या है, अदिश राशि, अदिश। और सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। तो हमारा आवेश कैसी राशि है जी, सदिश है कि अदिश है, कैसी राशि है, यह है हमारा अदिश। पहले ही क्लास में बताया था, इसका यूनिट, डायमेंशन, हर चीज। ठीक है, तो ये कैसी है हमारा, इसका कोई दिशा नहीं है, आवेश जिधर चाहे इधर कहीं भी मूव हो जाता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है 12वीं क्लास में। तो यहाँ पर होता है, ये हो गया हमारा आवेश का परिमाण। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये किसके गुणा में होता है, n। ठीक है, n इज व्हाट, इंटीजर नंबर, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में ये कंडीशन अभी सही नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं Q + -NE, दैट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जो आवेश का परिमाण है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा, है ना, इसमें लिख सकते हो पूर्ण
गुणज, किसमें होगा वो? पूर्ण गुणज में। किसमें होगा वो? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कभी भी 0.5 प्लस माइनस या 1.5 प्लस माइनस ई, है ना, 2.5 प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2.3.5 ई, दैट वन इज नॉट करेक्ट। इस तरह से फॉर्म हमको नहीं मिल सकता। कभी भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, आधा कभी नहीं होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। वो किस में होता है? पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, बन जाएगा यहां तक? ठीक है। इसमें संरक्षण वाले में एक चीज याद रखना, संरक्षण वाले में एक चीज और बताना भूल गया था मैं। संरक्षण में ये है कि जितने आपका पॉजिटिव है उतने ही क्या होता है? नेगेटिव होता है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाता है? वो जीरो। ठीक है, जैसे हम मान के चले प्लस क्यू चार्ज लिए और माइनस क्यू चार्ज लिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। एक दूसरे को क्या कर देता है? वो कैंसिल कर देता है। ठीक है, मैं वही चीज आपको समझा रहा था। जैसे कांच में क्या होता है? पॉजिटिव, और रेशम में क्या होता है? नेगेटिव। थोड़ा आगे चलते हैं। कांच में जितने मात्रा में हम धन बोल रहे हैं उतने ही मात्रा में क्या होता है? उसके अंदर ऋण होता है। इसलिए मैं क्या लिखा हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई लिखा जाता है माइनस ई, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस ई लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे भाई। ठीक, माइनस ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ई नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए, थोड़ा आपका जो बेसिक था वो पोर्शन निकल गया। एक्चुअल में सही मायने में अब 12th का सिलेबस चालू हो रहा है। थोड़ा अब इधर आपको देखो, जितना जितना मैं बोल रहा हूं ब्लैक बोर्ड में, उतना एज इट इज रट्टाफिकेशन मुंह जबानी याद होना चाहिए। आवेश के कितने प्रॉपर्टी? 3। पहला क्या है? आवेशों का संरक्षण, दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण, तीसरा आवेशों का योज्यता। योज्यता मतलब जोड़ का नियम। ठीक है, समेशन या जोड़ का नियम। संरक्षण वाले का मतलब सीधा सीधा आप आंख बंद करके ये कहना कि कोई भी आवेश है वो एक प्रकार का संरक्षित रहता है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वह एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद किसी धातु में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि हम देखें तो एक दूसरे को क्या कर देता है? वो कैंसिल कर देता है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कांच है, कांच में पॉजिटिव होता है, रेशम में नेगेटिव होता है। कांच का जो पॉजिटिव है, जितने मात्रा में पॉजिटिव है उतने ही मात्रा में क्या रहता है? वो नेगेटिव। रेशम के कपड़े में जितने मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही मात्रा में नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस ई। यदि हम एक एग्जाम्पल लें प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो एक दूसरे को क्या कर देता है? वो कैंसिल, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बराबर होता है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है लिखने में। ठीक, सेकंड आओगे आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में इसमें एक्चुअल हम लोग क्या देखते हैं? ऐसे करके पूछेगा तो क्या बोलोगे? आवेशों का परिमाण। क्या देखते हैं? आवेशों का परिमाण, जिसको हम लोग Q से लिखा जाता है। आवेशों के परिमाण को कैसे लिखा जाता है? Q से लिखा जाता है। Q इज इक्वल टू वॉट? प्लस माइनस एन ई। ठीक है, n जो होता है पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। क्या है? n, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जबरदस्त न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है, आपके बुक में भी 2-3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आवेश कितना है किसी भी धातु में ये पूछेगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो जान रहे हो कितना होता है, ये तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर एक वैल्यू भी पता चल जाएगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर इसका एक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ आपको। ठीक है, बढ़ूँ आगे। अब देखो योज्यता का नियम में आते हैं। ठीक,
योज्यता मतलब एक प्रकार का जोड़ है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब है कि अब हमको एक सिस्टम में, ये एक सिस्टम है, इस पर हम लोग प्लस एक Q1 भी दिए, एक Q2 दिए और एक Q3 दिए, तो यहाँ पर हमारा Q क्या होगा, ठीक है। तो Q क्या करेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस वन इज व्हाट, जो आवेशों का योज्यता। मतलब अब क्या करेगा भाई, मैं एक हाथ से रगड़ रहा हूँ, जितना आवेश आया दूसरे हाथ से, अब इसके बजाय यहाँ भी रगड़ रहा हूँ तो यहाँ के आवेश सबको क्या कर देगा, वो जोड़ देगा। यहाँ पर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान के चलो हमारे पास 2E है, -3E है, 7E है और 10E है, ठीक। तो इसमें आपको पूछेगा कि इसमें आवेशों का योज्यता, कुल आवेश कितना है, तो आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू 2E माइनस 3E प्लस 7E प्लस 10E, कितना हो जाएगा, इसमें केवल 3 कम करो, 2 इधर से और 1 इधर से, कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, ठीक। इस कुछ भी हो सकता है, -1E -2E -3E। अब इसमें कैसे करोगे, कितना हो जाएगा, -1E प्लस -2E प्लस -3E, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस सब जुड़ेगा, साइन भी क्या रहेगा, माइनस, कितना हो जाएगा, -6E। समझ आ रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है, दिमाग में बैठना चाहिए। कितने कितने प्रॉपर्टी होते हैं, 3, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 3। फर्स्ट इज व्हाट, सेकेंड, थर्ड, करेक्ट है। देखो भले बाद में लिखना, लेकिन आप क्लियर हो के नहीं, कल पूछूंगा तो बता दोगे, रोज ऐसी बोल रहा हूँ, एक दिन पूछूंगा जरूर, ठीक है। तो उसको ऐसे सकेल सकेल के चलते रहो, ठीक है, एक साथ। समझ आ रहा है, एक साथ सकेल के पूछेंगे भयंकर सारा, ज्यादा कुछ नहीं है, धीरे 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 बढ़ते हुए चलो। अब आता है द बॉश, इसके बाद कूलॉम का नियम। अच्छा उसमें न्यूमेरिकल देखो तो आपके बुक में क्या क्या दिया है, एक आदमी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक कूलॉम, हाँ मेरे उसमें देखते हैं, एक कूलॉम आवे, मिटा दूं कि लिख लिए, लिख लियो कि मिटा दूं, नीचे का बचा है। चलिए हाँ, क्या क्या है, एक आध एग्जांपल बताओ। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों हाँ, की कमी है। एक मिनट, यहां पर पूरा लिख देते, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की देखो भाई वर्ड को समझना, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 100 आगे बोलो। उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, हमको इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। मैं बोला था इस बार न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, हर एक बार थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल लेके चलना है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है ये देखो, ध्यान दो इधर, है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल बनाने का, आंकिक प्रश्न बनाने का सबसे बड़ा तरीका अच्छा ये है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है पहले उसको लिखो और क्या निकालना है उसको लिखो बगल में, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। पहले क्या दिया है देखो, फॉर्मूला क्या लग सकता है, Q इज इक्वल टू एन, लगेगा Q इज इक्वल टू एन, ठीक। हमको क्या निकालना है, आवेश की मात्रा। तो इसमें आवेश की मात्रा कैसे निकालते हैं, ये आवेश का परिमाण लिखा था यहां, बस परिमाण, परिमाण ही तो आवेश की मात्रा है, ठीक है। 10 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, वो क्या है, उसकी मात्रा है। तो हमको क्यों क्या करना है, निकालना है, ठीक है। एन
आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बोल रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन। कितने, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसका प्रकार बताइए, है ना, यहां तक ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला में लिख दीजिए, ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है यहां तक। तो Q इज इक्वल टू वॉट, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है यहां तक। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, दो इसमें कम कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। आंसर करेक्ट। आया समझ में। एक और प्रश्न करते हैं, समझ आया कि नहीं, कहां पास, ये वाला कैसे हुआ करके देखो, ये n की वैल्यू है तो n की वैल्यू रख दिए, ये e की वैल्यू है तो e की वैल्यू रख दिए। ठीक है, इसको मिटा के बना देता हूँ, और इसको क्या कर सकता हूँ 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 को पहले लिख दो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, -19 में +2 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको घातांक के नियम से -2 + 2 ऐसा लिख सकता हूँ घातांक के नियम से। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 19 में 2 घटा 17 आएगा, बड़े का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये किस में है, कूलम। आंसर। ज्योति कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल, एक कूलम आवेश, क्या है प्रश्न इसका, लास्ट वाला देखो तो, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ध्यान से, अब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसका किसका वैल्यू दिया है जी, क्यू का मान दिया है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, मतलब n। देखो यहां पर होगा थोड़ा दिक्कत आप लोग को, बार बार इलेक्ट्रॉन शब्द आएगा तो ई तो निकालना ही नहीं है, कसम खा लो ई दिया रहेगा, ई जानते हो। ठीक है, अब समझना है आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब उसकी मात्रा। ठीक है, आवेश बोल रहा हूं तो क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन शब्द जुड़ेगा तो n निकालना है। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन शब्द मतलब n, और ये बोलेगा आवेश तो q। ठीक, तो यहां पर q कितना दिया हुआ है, एक कूलम। ठीक है, और n कितना दिया हुआ है, निकालना है। e की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, n इज q इज इक्वल टू n e, इसकी वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इज इक्वल टू वॉट, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको करो, ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसका आता है 6 पॉइंट कुछ तो आता है, 6.18 है क्या, इंटू 10⁻18 है इसका पॉजिटिव। यस सर, ऊपर है, ऊपर में है तो पॉजिटिव, और ये 6.25 6.25, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मतलब डिवाइड करना भाई आप लोग, है ना, अब तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये तो फिक्स है। एक कूलम आवेश में कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 है ना, तो इतना याद रख लो, अब ये बार बार काम आएगा आपका। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बॉस। कैसे सो रहे हो विकेट आज तुम लोग, आज कैसे सो रहे हो, 2 दिन छुट्टी है करके। हाँ, क्या हो गया, चलो वीडियो मिल जाएगा।
चलो इसको कोई अभी लिखोगे नहीं, पूरा ब्लैक बोर्ड में ध्यान दो। हिंदी मीडियम का फेवरेट क्वेश्चन है, आता इच्छे क्वेश्चन। क्या नाम है इसका? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं इससे पहले, ऐसे तुम लोग भी बोलोगे, जैसा मैं बोल रहा हूं यहां पर वैसा एज इट इज चिपकाना है वहां। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है कि सजातीय, कोई बुक नहीं देखोगे, इधर ध्यान दो। सजाती आवेश, सजाती आवेश मतलब समान। ठीक है, सजाती आवेश मतलब क्या है? समान, यानी लाइक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वाला। ठीक है, लाइक या सेम चार्ज, या फिर सेम। मैं तीनों वर्ड एक साथ लिख दिया ताकि भूलो मत। सजाती भी हो सकता है, लाइक चार्ज भी हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। तो ऐसे वाले चार्ज में क्या होता है? आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है जी? क्या होता है? प्रतिकर्षण। कैसा होता है? प्रतिकर्षण। वीडियो चल रहा है इधर? ठीक, तो ये क्या होता है हमारा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब है क्या करेगा ये? रिपेल। क्या करेगा? रिपेल। पहला वाला कंडीशन समझ आया? ठीक, सेकंड वाली कंडीशन में हम लोग देखेंगे विजातीय। क्या करेंगे? विजातीय आवेश। क्या देखेंगे? विजातीय आवेश मतलब कि अनलाइक, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक चार्ज। और ये क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या हो जाएगा ये? अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? आकर्षण। दैट मीन्स रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। ठीक, तो ये लाइन अब कसम खा लो कि इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको पिछले क्लास में याद करा चुका था। तो कूलाम साहब ने यहां से ही नियम को चालू किया गया कि कोई वस्तु, किसी भी धातु या जो भी हमारा पदार्थ ले रहे हैं, वो कैसे उस वस्तु को आकर्षण करता है और कैसे उसका प्रतिकर्षण होता है। यदि सेम चार्ज हुआ, लाइक चार्ज हुआ, तो कैसे उसको रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज हुआ तो कैसे उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया किसने? कूलाम साहब ने। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया। देखो, कूलाम का नियम पहले तो याद रखना, ये पॉइंट चार्ज के लिए एक्सेप्टेबल होता है। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए एक्सेप्टेबल होता है? किसके लिए मान्य होता है? पॉइंट चार्ज। मतलब कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के लिए सत्य है, सीधा सीधा। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए क्या है? यह नियम सत्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए। तो यहां पर क्या क्या लिया गया? पहला है और ये हमारा दूसरा है। दो बिंदु लिए। ठीक है, यहां पर एक लिए हम लोग प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्ज ले लिए, प्लस क्यू ना लेके इसमें Q1 Q2 लेते हैं, Q1 और Q2। ठीक है, ये हमारा क्या? दो चार्ज है। ठीक है, ये क्या हमारा? दो चार्ज, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। यहां तक क्लियर समझ आया? ठीक, और ये कैसा है? बिंदु में। कैसा है? बिंदु, और पॉइंट चार्ज है। तो अब इसके बीच की दूरी क्या है? इसकी बीच की दूरी को लिया गया है R। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है? R। अब कूलाम ने दो नियम इसके साथ में बताए हैं। पहला नियम, और इस पर जो एक दूसरे पर बल लगाएगा, एक दूसरे को बल लगाएगा, मतलब वो एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 Q2 को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। मतलब Q1 Q2 को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक बल आएगा। इसको, ये है हमारा क्या? ये है एक प्रकार का फोर्स। ये क्या हमारा?
फोर्स, बल। ठीक है, ये हमारा आवेश। ठीक है, ये हमारा आवेश। मैं जहाँ तक क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम में कोई दिक्कत? मेरा कहने का मतलब है कि कूलाम का नियम आप इसी ब्लैक बोर्ड में, इसी क्लास में पढ़ो और तुरंत घर जाते ही बिना देखे बना लो, तब मतलब है पढ़ने का। ठीक है, इस तरह से बुक देखना चाहिए आज घर जाके। मैं जितना बता रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में, उतना आपसे बनना चाहिए घर जाके बिना देखे। तब मानो कि आप थोड़ा से IQ लेवल बढ़ रहा है और सही मायने में तैयारी कर रहे हो। ठीक है, दिमाग में बैठाते जाओ। कूलाम का नियम मैंने कहाँ से चालू किया, इसका साइंटिस्ट का नाम वगैरह भी बता देते हैं। ठीक है, इसके साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम, इन्होंने 1785 या 86 में कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया। कितने में? 1785 ना 1700? ठीक है, 1785 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इसका जो रेंज है 1806, 1700 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक, तो हमको ये वाला याद रखना, 1785 ऑगस्टिन डी कूलाम ने इस प्रकार का नियम प्रतिपादन किया। फिर इस टाइप से चलाना है। ठीक है, इसके बाद इसको पूरा लिखना है। कूलाम के नियमानुसार, है ना, इन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से बताया। ठीक है, प्रयोग के माध्यम से बताया, जिसमें दो आवेश को लेकर, एक Q1 और दूसरा Q2, जो कि बिंदु आवेश के लिए सत्य है ना। दो आवेश लिया और दोनों के बीच की दूरी क्या बताया? R, और ये दोनों पर जो बल लगेगा वो क्या है? हमारा F है। एक चीज आप लोग को पिछले वाले में, प्रोटॉन वाले में नहीं बता पाया, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। फिर इसको कंटिन्यू कर। क्वार्क के बारे में बताया हूँ क्या? क्वार्क्स, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में भी क्वार्क ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क में देखिए, क्वार्क क्या होता है? हम जानते हैं कोई भी पदार्थ जो है, एक जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यदि मैं इसको प्लस E लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन और हर एक प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क। देखो, परमाणु पढ़े, परमाणु के अंदर में गए, है ना। परमाणु तत्वों के अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वह किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क से। ध्यान रखेंगे। एक बार और बोलता हूँ, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और खतरनाक हिस्ट्री होते जा रहा है ना अंदर के अंदर। अब याद रखना है, 12वीं क्लास में हो, मैं उस दिन इसलिए नहीं बताया कि क्या थोड़ा से एक ही साथ डबल हो जाएगा करके। मैं बोला कहीं आएगा ना समय तो फिर बताऊंगा करके। ठीक है, तो वहां तक तो पहुंच गए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। दिमाग में बैठा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से। क्वार्क, कितने क्वार्क से? एक इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं? 3। एक प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं? मजा आ रहा है 12वीं पढ़ने में? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। पहला,
अप क्वार्क और सेकंड होता है डाउन क्वार्क। ठीक, एक होता है अप क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। हिंदी में भी अप और इसमें डाउन बोला ही जाता है। ठीक है, अब ये कैसा वाला अप, जहां प्लस होगा अप, माइनस होगा वो डाउन। ऐसा भी नहीं। अब थोड़ा और चलते हैं, यहां पर होता है जैसे प्लस 2/3 सीधा सीधा नहीं, देखो 2 लिख देंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट भी नहीं लिख रहा हूं तो सीधा क्या लिख दिया, प्लस 2/3 आया समझ में। ठीक, इसमें क्या लिख दिया, -1/3 अब ऐसे कोई पढ़ाया नहीं हो इससे पहले, अब कहीं ऐसे आ जाए तो कैसे बोलोगे। तो ये दुनिया भर का मिला के क्या बनता है हमारा क्वार्क। क्वार्क, बहुत सारे क्वार्क मिलके, फिर 3 क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। इसके आगे की कहानी जानना है तो कॉलेज में आइए, मेरा एक वो वीडियो है एलिमेंट्री पार्टिकल करके सर्च मारना, एलिमेंट्री पार्टिकल सागर कुमार साहू करके। एलिमेंट्री पार्टिकल को फिर बोसॉन और फर्मियन में डिवाइड किया गया, किसमें, बोसॉन और फर्मियन। एक का इंटीगर स्पिन होता है, एक हाफ इंटीगर स्पिन होता है। ठीक है, बोसॉन और फर्मियन। फिर उसमें लेप्टॉन, बेरियन, हेक्टॉन, हेड्रॉन। ठीक है, ये सीरीज चलता है तो जी उसमें ग्रेविटॉन, फोटॉन, तो ये सीरीज चलते जाता है, क्योन, पियोन। ठीक है, तो इस टाइप से सीरीज चलता है, तो वहां तक अभी नहीं पहुंचना है 12वीं में, केवल यहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, चलो वापस आते हैं, उसको मिटा दूं। हम चला रहे थे यहाँ पर क्या, कूलाम का नियम। इसको आप चाहो तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ऐड कर देना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखो, कोचिंग आते हैं तो हमको फायदा इतना ये होता है कि हमको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं लिखने के लिए। इतना सब सुने रहते हैं तो उसको बिना बताए भी हम आराम से लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर था, ये वाला पोर्शन लिख लोगे। ठीक है, इतना बता लोगे। तो पहला नियम के अनुसार कूलाम ने कहा कि जो यहाँ पर लगने वाले बल है Q1 और Q2 पे, Q1 और Q2 पे बल लगेगा, वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका Q1 इंटू Q2। मतलब इस पर जो बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा वाला अनुक्रमानुपाती, बटे में लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiplication of these two charges Q1 and Q2. This one is the first law according to the Coulomb's law. कूलाम के नियमानुसार पहला इसमें जो कहता है वो जो बल है ना, और इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलो तो, कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला दोनों आवेशों के गुणनफल वर्ड डालना ही है भाई, गुणनफल वर्ड शब्द डालना ही है, ये दोनों का गुणन है ना, मल्टीप्लिकेशन है। चलिए, नंबर सेकंड ये बोलता है कि इस पर जो बल है वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस टू चार्जेस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ दिस टू चार्जेस, जो बल होगा दोनों आवेशों पे जो बल होगा और इसके बीच में जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। करेक्ट है, बढ़ूं आगे। चाहो तो इसको आप समीकरण 1 ले लो, चाहो तो इसको समीकरण 2 ले लो। चलिए, इसको थोड़ा सा हल्का करता हूं आपके दिमाग को हल्का करने के लिए। क्लास 11th आते हैं और क्लास 11th में आप पढ़े हो क्या, गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें आप लिए थे एक M1 और एक M2, इसके बीच R। इसका जो बल है वो F था और इसका जो कांस्टेंट था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G था। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आया था, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R²। याद आ रहा है? ठीक, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, उसको मिटा देता हूं वहां पास से।
ठीक, क्लास 11th और क्लास 12th में डिफरेंस समझ आया। चलिए इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा। वायु या निर्वात के लिए, ये मुक्त आकाश में फ्री है, तो वायु या निर्वात में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। कितना होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कब, वायु और निर्वात में। अब जितना भी इधर डेरिवेशन लिखोगे वायु निर्वात लिखोगे। अब देखो क्यों लिखेंगे, इसके पीछे कारण जानो। मीडियम, माध्यम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, माध्यम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम किस माध्यम में है, एयर में। क्या हमारा माध्यम पानी हो सकता है, क्या मछली का माध्यम एयर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो सबका एक माध्यम है, हमारा गलफड़ा थोड़ी है जो वहां जाके सांस लेंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा, जहां हम मीडियम चेंज करेंगे हमारा विनाश निश्चित है। ठीक है, तो जिस मीडियम में दिया रहेगा उसी मीडियम में करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट जैसा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए इसकी वैल्यू रखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक, ये तो हो गया हमारा किसमें, वायु और निर्वात। सपोज हमारा कोई दूसरा मीडियम हुआ, सपोज हमारा कोई दूसरा मीडियम हुआ, तो उस कंडीशन में K की वैल्यू क्या लेना है, इसमें इसको ना एप्सिलॉन लेना है। F इज इक्वल टू, जब मीडियम डिफरेंट हो तब की बात, वायु और निर्वात के अलावा और कुछ भी हो तो उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लेना है, तो 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिना देखे लिख लोगे ना, बहुत इजी है। ठीक, अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पर E जो होता है, E को बोलते हैं, ये जो है हमारा एप्सिलॉन 0, ये विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता। ये क्या है हमारा, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता किसमें, वायु या निर्वात में। एप्सिलॉन विद्युतशीलता है किसमें, किसी अन्य माध्यम में। आ रहा है समझ में। मैं बहुत सारा चीज नहीं लिख रहा हूं, देखो जितना ज्यादा मैं आपके दिमाग में वो चीज दूंगा और वो समझ पा रहे हैं, उसको ब्लैक बोर्ड में लिखने ज्यादा मतलब नहीं है। कम शब्दों में ज्यादा हम आगे बढ़े वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में K भी चाहिए हमको वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला आता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। ठीक है, मतलब K की, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन K। ठीक है, यही दिया है आपके बुक में, देख लीजिए। एक कंडीशन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। करेक्ट है साहिल, बढ़े आगे, नहीं दिया है, चलिए आगे बढ़े। चलो वापस आओ ब्लैक बोर्ड में, देखो अब हमको जानना है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। याद होना चाहिए, इसको व्याख्याता के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितना होता है। अभी के अभी याद करो, 8.854 इंटू (10⁻12). व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एप्सिलॉन 0? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए मैं आराम से बता रहा हूं, सिखा रहा हूं तुम लोग को, रटना नहीं है, सीखना है। ठीक, F इज इक्वल टू, यहां पर आओ, एप्सिलॉन 0 को इधर लाओ और F को इधर लेके जाओ। मैं एप्सिलॉन 0 की क्या निकाल रहा हूं, यूनिट, या इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, मात्रक किसका, एप्सिलॉन 0 का। ठीक है, मात्रक में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एफ, ये हो जाएगा इसमें 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऊपर में किसका यूनिट है, Q1 Q2 मतलब चार्ज है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो एक कूलाम, फिर ये दूसरा कूलाम बटे, ठीक। बल का मात्रक न्यूटन इनटू, अब ये क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर और मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गया जी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। रटने की जरूरत है क्या, चलो इसका क्या निकालते हैं, डायमेंशन, विमी सूत्र। क्या निकालेंगे, विमी सूत्र, विमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। सब बिना देखे बनाओगे घर जाके, ठीक है। देखिए डायमेंशन फार्मूला में यही बात लिख रहा हूं डायरेक्ट। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला अपन किसका निकालेंगे, इस चीज का निकालेंगे ना, एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 इज व्हाट, वायु या निर्वात में उस पदार्थ की विद्युतशीलता। करेक्ट है। विद्युतशीलता में क्या हो जाएगा, देखिए यही इसमें कंटिन्यू कर रहा हूं, अलग से नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसी पॉइंट में देखिए Q1 और Q2 आवेश। आवेश का मैं विमी सूत्र पहले ही क्लास में बताया हूं। आवेश किसके गुणा में होता है, धारा गुणित समय। याद है, पहले क्लास में बताया था, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणित, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, और उसका मैं लिया था डायमेंशन फार्मूला ए और टी, याद आ रहा है। ए किस क्या है, एम्पियर, धारा के लिए। भाई किसी भी करंट को धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर किस नियम से जाने, V इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। देखिए अभी इस क्लास में जितना आपको उसके अगल बगल का जो भी फार्मूला या डेफिनेशन आ रहा है, मैं आपको पूरा बताते हुए चल रहा हूँ। ऐसा इसीलिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर रहो। ये इस वाले चैप्टर और नेक्स्ट वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं स्टार्टिंग सिलेबस में बताया था 16 से 17 नंबर एक अकेला इस दोनों चैप्टर से आता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है। आज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी और हमारे घर में सब जगह सिलेबस इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जिस हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिधर जिस चीज़ का ज़्यादा यूज रहता है, तो बच्चों को उस चीज़ के बारे में ज्ञान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये इसीलिए इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ूं। तो हम जान चुके हैं कि कूलाम यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, ए टी। डन। दूसरे वाले का ए टी, डन, ठीक। न्यूटन, न्यूटन क्या है भाई, बल। बल का क्या होता है, याद करो, जरा याद करो कुर्बानी, पिछले साल का, ठीक है। क्या था, MLT-2, ठीक है। और एक तो विकट रटवाया था ML2T-2, जितने ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा, खनिज ऊर्जा खनिज ऊर्जा तो पता नहीं है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब याद आ रहे हैं। तो हमारा नहीं भी आता है तो आप निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू वॉट, MA, ठीक है। M मतलब M, ठीक है, हाँ तो वही से M मतलब M, ठीक है। देखो स्मॉल m और कैपिटल M में अंतर पिछले साल बताया था। एक m मीटर और एक m मास, कैपिटल M मास, स्मॉल m मीटर। याद आ रहा है, धक्का मत जाना, ठीक है। कैसे कैसे हो रहा है करे, समझ आ रहा है। ए इज व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में क्या, त्वरण। त्वरण, त्वरण अब क्या होता है, त्वरण, फिर जाओ पीछे, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब अब वेग क्या होता है,
वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आया एकदम? मिनिमम डिस्टेंस फिर शुरुआत से बताया था, x1 x2। ठीक, पूरा क्लियर है? चलो फिर से वापस आओ। डिस्प्लेसमेंट वेग, वेग से फिर त्वरण। ठीक है, शक्तिमान जब देखते थे ऐसे बोलते थे सम्राट के लिए, फिर अपने वापस आ गया, फिर सातों चक्र का यूज किया, फिर गीता विश्वास के पास गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्लाइमेक्स वापस आते हैं यहाँ से। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मीटर, हाँ मीटर में क्या लिखूं? एम। ठीक है, हाँ अब भी तो बोला हूँ जी। ठीक है, यहाँ पर मीटर हिंदी वर्ड है। ठीक है, मीटर विच थिंग वी मेजर लेंथ। भाई इसमें क्या कर रहे हैं? लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है। दैट मीन्स एल स्क्वायर। ठीक, चलो इसको थोड़ा से, कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा ना। चलो पहले एम ले जाए ऊपर, तो एम क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद एल लेके जाओ, एक एल और 2 एल, तो ये क्या हो जाएगा? -3 एम एल टी। टी कितना है? -2 और -2 -4। ठीक तो हाँ, ऐसे मैं तो थोड़ी से बोल रहा था, तुम लोग बोल रहे थे। ठीक है, मैं पूछ ही रहा हूँ तुम लोग से क्या लिखूं करके। ठीक है, तुम लोग अब नीचे में क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? एल एल टी। हाँ ठीक है, एकदम सही है। हाँ, मैं तुम लोग झुझका देते जी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। देखो सही आया कि नहीं? सही है। तो देखो ये प्रश्न आपके व्याख्याता एग्जाम में भी पूछा था, लेक्चरर एग्जाम में। लेक्चरर एग्जाम जिसमें 50,000 तनख्वाह होता है। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना, इसको तो याद रखना है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला तो याद मत करना, निपट ही जाओगे, क्योंकि नहीं जान पाओगे ना कौन सा माइनस हो रहा है। भले 1 2 3 4 है, लेकिन 2 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, ये नहीं पता पाओगे, था नहीं पाओगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसको इस तरह से ऐसे बनाना, समझ आ रहा है? तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रोक रहा हूं। ठीक है, कल अपन देखेंगे यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब एकांक आवेश। अब बहुत सारे आवेश पढ़ लिए हैं, अब कोई तो रहेगा जो एकांक में रहेगा, तो उसका नाम है क्या? एकांक। एकांक यानी एकांत आवेश। यूनिट चार्ज क्या, उसकी एकदम डिफरेंट वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ आ रहा है क्लास? किसी भी प्रकार की सुधार या कुछ चीज की जरूरत? ज्योति समझ आ रहा है? देखिए ईमानदारी से अभी कोई नहीं लिखना यहाँ से, या बैठे हो तो बुक बंद करो पहले, और मुश्किल से 10 मिनट लिखेगा। 10 मिनट में ना बिना देखे बनाओ इसको, ब्लैक बोर्ड की तरफ मत देखना। जहाँ अटक रहे हो तभी थोड़ा बहुत देखना। ये क्वेश्चन 100% आता है जी, बता रहा हूँ। कूलम का नियम 100% फंसेगा, तिमाही छमाही आपके फाइनल में पक्का पूछेगा। सबसे ज्यादा अटकते कहाँ हैं बच्चे पता है? इसके बाद ये वाला है ना, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा इसको भी और बना सकते हो, इसको और बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, इस जगह में वैल्यू रखो, इस जगह में वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पर के आएगा ये। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अच्छा एक चीज तो निकालना भूल ही गए, थोड़ा और निकालते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, रुको। हाँ और एक ठोकर ही लेते हैं। चल रहा है क्या वीडियो? हाँ चल रहा है, ये मिटा दिए कई लोग टेंशन में आ गए। वो बहुत इजी है जी। ठीक है, इसमें क्या बताने वाला था मैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन की 0 होती है 9 × 10⁹ इसको याद रखना।
कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये इसको रटना नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। आगे बढ़ाइए इसके खेल को। 1/4 गुणित पाई का मान कितना होता है 3.14। अभी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एकदम भली बात रटे हो 8.854 इंटू और -12, ठीक है। इसकी वैल्यू को तहस नहस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक। चलो अब बनाओ, क्लास यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।